हेलो एवरीबॉडी। हम एक नया टॉपिक लेके आज डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी द नेम ऑफ द टॉपिक इज ब्लड एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब रक्त और रक्त में पाए जाने वाले जो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। रक्त, as we know, blood, it is a very important part of our life. बिना रक्त का जीवन संभव नहीं है। It is not possible to live without blood. So blood हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है। तो आज हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। We'll can see the next slide. सो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जुड़ता है। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ऑल्सो मिक्सचर, वो एक मिश्रण भी है। क्यों है मिश्रण, हम लोग देखेंगे। तो वाई इट इज कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी सेल्स। अलग अलग कोशिकाओं के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसके माध्यम होता है जहां से हमारा शरीर के एक प्रांत दूसरे प्रांत के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है। एंड ऑल्सो विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहरी दुनिया है उसके साथ भी हमारा रक्त जो होता है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्यों बाहरी दुनिया? क्योंकि रक्त के द्वारा ही कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे शरीर के बाहर में पाए जाने वाले जो हवा होता है, वो शरीर का हिस्सा नहीं है, जो लंग में पाया जाता है। तो उस हवा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होती है वो एल्वियोलाई में होता है, और वही ऑक्सीजन को रक्त क्या करता है, एल्वियोलाई से कोशिकाओं तक लेके जाता है, और कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एल्वियोलाई तक वापस लाते हैं। उसको हम लोग देखेंगे, ये पढ़े हैं हम लोग, फिर दोबारा पढ़ेंगे उसको। जो रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, मतलब हमारा शरीर में जो कुल जो वजन है उसका अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% जो होती है वो होता है हमारा रक्त का वजन होता है। ऑलमोस्ट 5.5 मतलब 5 से 6 लीटर के आसपास हमारा रक्त जो होता है शरीर में पाया जाता है। महिलाओं में ये जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा कम होता है, मतलब ये हम लोग बात किए हैं, पुरुषों के बात किए थे। महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बच्चों में ये प्रोपोर्शन जो होता है 7 से 8% जो बात कर रहे हैं, ये ज्यादा पाया जाता है बच्चों में। और जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये प्रोपोर्शन धीरे धीरे कम होके घटता जाता है, और कम होके धीरे धीरे 7 से 8% में आ जाता है। देखिए, रक्त जो होता है हमारे शरीर में एक ऐसा कोशिका है, ऐसा सेल है, ऐसा टिश्यू है जो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहता है। सो इट इज ऑलवेज इन मोशन इनसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो रक्त जहां पर फ्लो करता है, जो परिसंचरण होता है, जो अंदर में जो बहता है, वो जो वेसल्स होते हैं, ये वेसल्स के अंदर कॉन्स्टेंटली रक्त जो होता है वो बहता रहता है, और इट मेंटेन्स अ फेयरली कांस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर द ब्लड सेल्स, बॉडी सेल्स, दैट इज द होम्योस्टेसिस। मतलब एक मेंटेन करता है, एक एनवायरनमेंट, जो वातावरण जिसको बोलते हैं, वो एक कांस्टेंट वातावरण मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर ऑल द बॉडी सेल्स, दैट इज नोन एज द होम्योस्टेसिस। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक बहुत संक्षिप्त में हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन लिए हैं ब्लड का या रक्त का। अब अगला देखते हैं। इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या है।
प्राइमरीली जो ब्लड होता है इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, मतलब जो लंग से, जैसे हम लोग बात किए थे, लंग मतलब एल्वियोलाई से टिश्यू तक, कोशिकाओं तक, हमारे शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक ये जो रक्त जो होता है ये ऑक्सीजन को लेके जाता है। ठीक वैसा ही विपरीत काम भी करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी टिश्यू से लंग तक लेके आता है। इट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, जो पौष्टिक होता है, पोषक तत्व होते हैं, उस पोषक तत्व को भी वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट, मतलब हमारा जो खाद्य नाली है, जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, उस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के सेल्स से हमारा उसको लेके जाता है। कहां तक? वो लेके जाता है शरीर के अलग अलग कोशिकाओं तक, तो वेरियस सेल्स ऑफ आवर बॉडी। और साथ साथ जो कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म के बाद जो बाह्य पदार्थ उत्पादन होता है वहां पर, उस बाह्य पदार्थ को कोशिकाओं से हमारे जो किडनी होता है और स्किन होता है वहां पर लेके आता है, जहां से वो उसको हम लोग उत्सर्जन होता है, मतलब एक्सक्रीशन होता है। सो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और साथ साथ एक्सक्रीशन में भी सहायता करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स द हार्मोन, जो हार्मोन होता है, हार्मोन क्या होता है? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, वो रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे अलग अलग ग्रंथियों द्वारा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा वो सीक्रेट होता है। और क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट नहीं होता है, कोई उसका अलग अलग कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होने के कारण क्या होता है, उस एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में या रक्त जो हमारा शरीर में बहता है वेसल्स में, उसमें आ जाता है। और रक्त के द्वारा ही ये हार्मोन हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है, जहां अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है, जहां पर टारगेट ऑर्गन रहता है, जिस टारगेट ऑर्गन में ये मेरा हार्मोन जो है वो एक्ट करता है या क्रिया करता है। इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रक्त का रहता है टेम्परेचर, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, पता है सबको, टेम्परेचर हमारे शरीर का एक कांस्टेंट रहता है, जो हमारा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के कम ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा शरीर का टेम्परेचर है, या आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा शरीर का टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हमारा रक्त का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है रक्त हमारा। और आखिरी में क्या है? कैरीज द एंटीबॉडी एंड क्लॉटिंग फैक्टर, जो अलग अलग एंटीबॉडी उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, जहां पर फाइट करने के लिए जो अलग अलग हमारा जो इम्यून सिस्टम के द्वारा, इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारा सिस्टम है, उस सब सिस्टम के द्वारा जो अलग अलग एंटीबॉडी जो उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न जो प्रोडक्शन होती है, उस एंटीबॉडीज को भी ये मेरा ब्लड जो है वो कैरी करता है, बह के लेके जाता है। और साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर अलग से हम लोग पढ़ेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग क्या होता है? ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारा ब्लड को क्लॉट करने में, कोआगुलेट करने में हेल्प करता है या सहायता करता है। तो ये सब चीज हमारा ब्लड के अंदर ही रहता है, ब्लड में रहता है, और ब्लड इसको शरीर के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक लेके जाता है। तो ये था हमारा ब्लड का फंक्शन, बहुत सिंपल और बहुत कम, जितना इंपॉर्टेंट है उसी को, ये दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये महत्वपूर्ण फंक्शन है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, और भी कुछ फंक्शंस होते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, हमारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम लोग इतना याद रख पाएंगे तो ये सफिशिएंट है। अब देखते हैं ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या ब्लड में क्या क्या चीज पाया जाता है। देखिए, ब्लड जो है इसमें
दो प्राइमरी पार्ट रहता है, हिस्सा होता है। एक होता है ब्लड प्लाज्मा होता है, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बेसिकली लिक्विड पोर्शन रहता है, जो तरल पदार्थ होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा। अप्रोक्सीमेट देखा गया है टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है, उस ब्लड वॉल्यूम में करीबन 55% जो होता है ये हमारा प्लाज्मा होता है। और ये प्लाज्मा होता है स्ट्रॉ कलर ट्रांसपेरेंट लिक्विड या फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ मतलब हमारा हे होता है, जो धान का जो पेड़ होता है ना, जो सूख जाता है उसके बाद जो मिलता है येलो कलर का, पीला रंग का, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। सो स्ट्रॉ कलर करीबन पीला रंग का रहता है। तो स्ट्रॉ कलर ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ट्रांसपेरेंट स्वच्छ होता है, फ्लूइड होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? वो हिस्सा होता है जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड मैटर होता है। तो वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली 45%, करीबन 45% होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और इसमें क्या रहता है? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दीज आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। तो अलग अलग प्रकार के जो कोशिकाओं होती है, ब्लड में पाए जाने वाली कोशिकाएं होती है, वो हमारा प्लाज्मा में तैरता रहता है। अब यही जो बात कर रहा हूं मैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों मिक्स नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में मेल नहीं खा सकता, इसलिए ये एक मिक्सचर बन जाती है। इसलिए मैंने बात किया था, शुरू में ही बात किया था, ब्लड इज अ टिश्यू एंड ब्लड इज अ मिक्सचर ऑल्सो। बिकॉज वाई मिक्सचर? बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल सेल्स एज वेल एज अ फ्लूइड, जिसमें ये सेल्स तैरता रहता है। इसलिए ब्लड को टिश्यू भी बोलते हैं और इसको मिक्सचर भी बोला जाता है। हीमोपोइसिस क्या होती है? हीमोपोइसिस इज बेसिकली द प्रोडक्शन, इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। तो कोशिकाओं का तैयार होने का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हम लोग हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। और इसमें ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं वहीं से हमारे जितने ब्लड कोशिकाएं जो होती है वो उत्पन्न होता है, वो ओरिजिनेट होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहां पर होता है? हमारा जो रेड बोन मैरो होता है, हमारे शरीर में दो प्रकार के बोन मैरो होता है, एक रेड बोन मैरो और एक होता है व्हाइट या येलो बोन मैरो। तो ये जो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, हमारा जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके शरीर में पूरा जो बोन मैरो होता है वो रेड बोन मैरो होता है। और बाद में वो रेड बोन मैरो हमारा कम होता रहता है और धीरे धीरे वो रेड बोन मैरो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बड़े जो लंबे बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, उसके जो एंड्स होते हैं वहां पर रहता है। और साथ साथ कुछ फ्लैट बोन्स होते हैं और इरेगुलर बोन्स होते हैं, उस बोन्स में पाया जाता है, जैसे स्टार्नम वगैरह होता है, यहां पर पाया जाता है। तो ब्लड जो सेल्स होते हैं वो यही हिस्से में, इसी बोन मैरो में तैयार होता है, ओरिजिनेट होता है, प्रोडक्शन वहीं पर होती है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक्स ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड। और नेक्स्ट हम लोग इस पर डिटेल्स में देखते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। पहले देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बेसिकली उसमें रहता है, प्राइमरीली रहता है प्लाज्मा प्रोटीन रहता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा का करीबन 7% जो पार्ट रहता है वो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन रहता है। और मुख्य रूप से क्या क्या प्लाज्मा प्रोटीन रहता है? एक होता है एल्बुमिन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन और तीसरा होता है क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये तीन प्राइमरी प्लाज्मा प्रोटीन हमें ब्लड के प्लाज्मा में पाते हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और क्लॉटिंग फैक्टर, इतना याद रखेंगे। देन बाकी क्या मिलता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो हमारा सॉल्ट्स, नमक जो मिलता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स।
तो इसका मुख्य काम क्या रहता है? इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ द ब्लड। हमारा ब्लड का जो पीएच होता है उस पीएच को मेंटेन करने में सहायता करता है, और पीएच अप्रोक्सीमेटली होता है हमारा 7.35 टू 7.45 हमारा पीएच होता है। तो स्लाइटली अल्कालाइन रहता है ब्लड। So it is slightly alkaline, 7.35 to 7.45 is the pH. अब न्यूट्रिएंट्स भी रहता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो पोषक तत्व जो होती है, क्या होता है? मोनोसैकेराइड, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड इत्यादि। सो ये तीनों हिस्सा देखिए। मोनोसैकेराइड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एमाइनो एसिड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और फैटी एसिड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ फैट्स। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों चीज हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। अभी मैं बात किया था कि ब्लड हमारा कोशिकाओं से जो बाह्य पदार्थ होता है उसको हमारा जो किडनी और स्किन तक पहुंचाता है। इसीलिए कोशिकाओं से जब ब्लड लेके आता है, वापस आता है, उस ब्लड में हमें यूरिया मिलता है, क्रिएटिनिन मिलता है, यूरिक एसिड इत्यादि मिलता है। तो दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये बाह्य पदार्थ है जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में घुले हुए स्थिति में मिलता है। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन में बात किए थे कि ब्लड जो है वो हार्मोन को लेके जाता है। सो हार्मोन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज किया गया अलग अलग जो हार्मोन होती है, वो हार्मोन भी हमारा ब्लड में पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज पाया जाता है, वो जिसके लिए ब्लड सबसे ज्यादा जाना पहचाना होता है, दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेस। जो अलग अलग गैसेस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब यहां पर आप बोलेंगे नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट क्या होता है? नाइट्रोजन तो हमारे शरीर में रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो काम नहीं करता है, वो हमारे शरीर में कोई भी उसका रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन क्योंकि हमारा नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एक सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में, लार्जेस्ट परसेंटेज पाया जाता है, इसीलिए ब्लड में भी ये नाइट्रोजन घुले हुए स्थिति में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन द ब्लड इन डिजॉल्व्ड स्टेट। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो पाया ही जाता है, साथ साथ मेरा नाइट्रोजन भी मेरा प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये गैस, तीनों गैस हमारा ब्लड प्लाज्मा का एक हिस्सा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या क्या कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है? सो प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन और गैसेस, ये सब चीज हमारा प्लाज्मा में पाया जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब धीरे से अगले में जाते हैं। अब देखते हैं सेलुलर कंटेंट देखते हैं, मतलब अलग अलग जो पदार्थ, जो सेल्स, कोशिकाएं हमारे शरीर ब्लड में पाया जाता है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल बोला जाता है, आरबीसी के नाम से जानते हैं हम इसको, एरिथ्रोसाइट। देखिए एरिथ्रोसाइट जो है ये सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम है ब्लड के बारे में। जब भी हम बात करते हैं ब्लड का, हम आरबीसी के बारे में बात करते हैं। वाई? बिकॉज आरबीसी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ब्लड का जिसके कारण से ब्लड का बहुत से कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो पाया जाता है हम लोग देखते हैं। तो आज पहले देख लेते हैं आरबीसी क्या होता है। दीज आर सेल्स, ये कोशिकाएं हैं, लेकिन ये कोशिकाओं में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये बाइकॉन्केव है, मतलब ये दोनों तरफ से इसका जो सरफेस है वो कॉन्केव है, कॉन्वेक्स नहीं। जनरली क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती है, कोशिकाएं राउंड होता है, कॉन्वेक्स होता है, बॉल जैसा होता है, लेकिन ये ठीक ऑपोजिट है, कॉन्केव। जैसे एक बॉल को दो तरफ से बीच से दबा दिए तो क्या हुआ, पेट के हिस्सा जो होता है अंदर गड्ढा जैसा बन गया और किनारे किनारे थोड़ा सा मोटा रहता है।
सो बाइकॉनकेव डिस्क शेप, डिस्क मतलब फ्लैट जैसा है। ये फ्लैट होने का कारण क्या है? क्योंकि ये आरबीसी जो होता है, ये आरबीसी हमारे शरीर में हर जो कोशिकाओं तक पहुंचता है। क्योंकि ये कोशिकाओं तक पहुंचना है इसको, इसलिए इसका साइज जो होता है बहुत छोटा होना पड़ेगा, तभी ये कोशिकाओं तक पहुंच पाएगा, नहीं तो ये पहुंच नहीं पाएगा। और ये तभी वो कैपिलरी जो होती है, एकदम बारीक का जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उस वेसल्स के अंदर से वो पास कर सकता है, जा सकता है। इसीलिए ये क्या है, ये पतला सा रहता है, डिस्क जैसा रहता है और बीच से ये दबा हुआ रहता है, जिससे क्या है, ये बहुत इजीली ये ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकता है, मतलब ये मोड़ सकता है, मचोड़ सकता है, जिससे क्या होता है, अपना शेप को परिवर्तित करते हुए वो अंदर जा सकता है। और साथ साथ ये बाइकॉनकेव होने का काम फायदा क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है, ये सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे उसका बढ़ने का फायदा क्या है। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सेल ऐसा है जो हमारा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ये कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है। और क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए ये कोशिकाएं विभाजन नहीं होता है। दीज ब्लड सेल्स और आरबीसीज डू नॉट डिवाइड, देयर इज नो सेल डिविजन। यहां पर कोशिकाओं में विभाजन मेरा ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। और साथ साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनेलिज, जो हमारा सेल में अंदर रहता है ना, जो अलग अलग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो होती है, ये सब कुछ भी इसके अंदर नहीं रहता है। तो इसमें हमारा कोई भी दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज रहता नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये एक सेल होता है, और इस सेल के जो पार्ट रहता है, ये कुछ नहीं रहता है, ये एक पतला सा डिस्क जैसा सेल होता है, जिसका पेट जो होता है दोनों तरफ से दबा हुआ रहता है, वो एकदम फ्लैट होता है। और ये साइड में, एजेस में, किनारे किनारे थोड़ा सा ये फैला, जैसे हमारा एग्जाम्पल डोनट देखे होंगे आप लोग, डोनट जैसा होता है। या एक टेनिस बॉल को आप दो तरफ से दबा दो तो जैसा हो जाएगा वो उस प्रकार से होगा, बाइकॉनकेव शेप हो जाती है। इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, 7 माइक्रोन होता है इसका डायमीटर। और लाइफ स्पैन, जो इसका जीवन काल जो होता है, वो होता है 120 दिन के करीबन। सो करीबन 120 दिन ये सर्कुलेशन में रहता है, ब्लड सर्कुलेशन में मेरा एक आरबीसी अप्रोक्सीमेटली 120 डेज रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप खून दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो, क्योंकि हमारा खून जो है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। ब्लड इज बेसिकली टेम्पोररी, वी हैव न्यू ब्लड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस एट ऑल टाइम। हर वक्त हमारा नया खून तैयार हो रहा है और पुराना खून जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसीलिए अगर हम पुराने खून को दे देंगे तो इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी एज इट इज। ओके, तो यहां पर करीबन कितना उसका आरबीसी का जो काउंट होता है, कितना रहता है, कोशिकाएं कितना रहता है, इट इज 4.5 to 6.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर में पुरुषों में करीबन 4.5 से 6.5 मिलियन मेरा आरबीसी पाया जाता है, जबकि वही चीज महिलाओं में करीबन 3.8 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, पुरुषों में ज्यादा होती है। अब आते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ये एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। मतलब आरबीसी का उत्पन्न होने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग एरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं। इसका समय काल क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 7 डेज, करीबन 7 दिन होता है। एक 7 दिन में आरबीसी जो होता है अपना अलग अलग जो स्टेज को क्रॉस करते हुए वो एक फुल्ली डेवलप्ड एरिथ्रोसाइट में वो तैयार होता है। करीबन आखिरी का 2 दिन जो प्रोडक्शन होता है वो अपना सर्कुलेशन में ही रहता है। उस दौरान
इसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस रहता है। आखिरी 2 दिन में यहां पर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस चला जाता है और फिर ये नॉन न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट के रूप में ये उभर के आता है। तो बस उतना डिटेल में जरूरत नहीं है हमारा, हमें सिर्फ जानना है कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। एरिथ्रोपोइसिस बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, और इसका समय काल क्या है, करीबन 7 दिन होता है। 7 दिन लेता है एक सेल से मेरा एक आरबीसी उत्पन्न होने के लिए। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, आरबीसी जो एक फुल्ली डेवलप्ड आरबीसी होता है, उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज अ लार्ज पिगमेंटेड दैट इज रेड कलर आयरन रिच प्रोटीन। ये एक लार्ज बहुत बड़ा आयरन रिच प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, और ये लाल रंग का होता है। ओके, हीम मतलब रेड में आता है और ग्लोबिन मतलब हमारा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो इसमें आयरन कंटेंट रहता है, इसलिए इसका नाम हीमोग्लोबिन है। और इट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ये इसका काम क्या रहता है, ये ऑक्सीजन को ब्लड में लेके जाने में सहायता करता है। इट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक अस्थाई पदार्थ तैयार करता है, किससे, ये कंपाउंड होता है, इट इज बेसिकली ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है मेरा ब्लड में। हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, करीबन 13 से 18, 13 to 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। पुरुषों में 13 से 18 ग्राम पर 100 ml, जबकि महिलाओं में यह पाया जाता है 11.5 to 16.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो महिलाओं में थोड़ा सा कम रहता है, पुरुषों में थोड़ा ज्यादा रहता है। So this is about the very brief about the एरिथ्रोपोइसिस। बहुत संक्षेप में हम एरिथ्रोपोइसिस के बारे में डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ल्यूकोसाइट में आते हैं। सो एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूसी। ल्यूको मतलब व्हाइट, साइट मतलब सेल्स, सो वहीं से आया है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल। अप्रोक्सीमेटली हमारे जो ब्लड होता है उस ब्लड का 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज दिस ल्यूकोसाइट। करीबन 1% जो होता है हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होती है वो होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल। ब्लड में जो पाए जाने वाले जो कोशिकाएं होते हैं, जितने कोशिकाएं होते हैं, सबसे बड़े जो कोशिकाएं हैं वो होता है हमारा ल्यूकोसाइट्स। इट कंटेन्स न्यूक्लियाई, ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियाई पाया जाता है, आरबीसी में नहीं था न्यूक्लियाई। सम हैव इवन ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। कुछ ल्यूकोसाइट्स में तो ग्रैन्यूल्स मतलब बारीक दाना दाना जैसा होता है, बारीक आपका ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, दाने पाया जाता है, और उसी दाने से ही हम इसको नामांकन भी करते हैं। जिसमें ये दाने पाया जाता है, ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैन्यूलोसाइट्स। और जिस ल्यूकोसाइट में ये ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं ए ग्रैन्यूलोसाइट। ग्रैन्यूलोसाइट क्या है, 3 होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है येसोनोफिल, और तीसरा होता है बेसोफिल। ये इसका नाम इसलिए दिया गया है कि ये जो कोशिकाएं होते हैं दे टेक द स्टेन, कोई बेसिक स्टेन लेता है, कोई आपका एसिडिक स्टेन लेता है, कोई स्टेन ढंग का लेता नहीं है, इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रोफिल, येसोनोफिल और बेसोफिल। और एक ग्रैन्युलोसाइट में क्या होता है, 2 प्रकार के रहते हैं, एक होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। सो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये 2 प्रकार के एक ग्रैन्युलोसाइट होती है। तो हमारा टोटल 5 प्रकार के ल्यूकोसाइट होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल, येसोनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये मुख्य 5 प्रकार के ल्यूकोसाइट हमारे ब्लड में पाया जाता है। इट डिफेंड्स, मुख्य काम क्या रहता है, इट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट द माइक्रोब एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स एंड इंप्रूव्स द इम्यूनिटी। तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको इंप्रूव करता है, उसको बढ़ाता है, उसको बेहतर बनाता है।
और हमारे शरीर को बचाता है। किससे? जो बाहरी जो माइक्रोब होता है, जो कीटाणु होती है, उससे बचाता है। कोई भी फॉरेन मटेरियल से हमको बचाता है। सो इट इंक्रीजेज और इम्प्रूव्स द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इट इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंप्रूव करने में, बेहतर बनाने में मेरा ये ल्यूकोसाइट का मुख्य काम होता है। आखिरी वे पार्ट रहता है, दैट इज द प्लेटलेट और द थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट क्या होता है? दीज आर द वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। बहुत छोटे छोटे जो नॉन न्यूक्लियस, ये डिस्क जैसा होता है। ये क्योंकि डिस्क, क्योंकि ये इरेगुलर शेप होता है, इसका एक अपना फिक्स शेप नहीं है, आकार नहीं है। जैसे बहुत सिंपल तरीके से बोला जाए, अगर एक प्लेट को ले लो, कांच का प्लेट ले लो और उसको धीरे से छोड़ दो, छोड़ोगे तो क्या होगा? वो अलग अलग टुकड़े में टूट जाएगा। और ये जब टूटेगा तो क्या होगा? ये अलग अलग प्रकार से ये एक जो हिस्सा है, एक खंड है, दूसरे खंड से मिलेगा नहीं। मतलब देयर विल बी डिफरेंस इन द शेप। इसका आकार में परिवर्तन देखा जाएगा या चेंजेस देखा जाएगा, या आकार जो होता है अलग अलग रहेंगे। एक पार्ट के साथ दूसरे पार्ट का कोई आकार में सिमिलैरिटी नहीं मिलेगा। तो these are having a irregular shape or derived from the cytoplasm of megakaryocyte in the red bone marrow। तो ये मेगाकैरियोसाइट के साइटोप्लाज्म से इसका उत्पन्न होती है। इसका साइज कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 2 to 4 नैनोमीटर इन डायमीटर। 2 से 4 नैनोमीटर जो मिली माइक्रोन होती है, माइक्रोमीटर इन diameter। It contains substances that promote blood clotting or the hemostasis। इसका मुख्य रूप क्या काम रहता है? जो ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन होता है, उस कोआगुलेशन में ये सहायता करता है। जो कोआगुलेशन के लिए फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर्स कुछ इसमें रहता है। सो जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रोमोट करता है, बढ़ावा देता है, ऐसा जो सब्सटेंस होते हैं, ये सब्सटेंस यहां पर पाया जाता है। Approximately 2 lakh to 3.5 lakh पर मिलीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर मिलीमीटर इसका जो है नॉर्मल काउंट होता है। लाइफ स्पैन कितना दिन है? अप्रोक्सीमेटली 8 to 11 डेज। 8 से 11 दिन तक ये जीवित रहता है, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे शरीर में जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन में अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल जो प्लेटलेट शरीर में रहता है, वो स्प्लीन में स्टोर रहता है। स्प्लीन में वो स्टोर किया जाता है। स्टोर इसलिए किया जाता है कि इमरजेंसी कंडीशन में, जब कोई आपातकाल आता है, कोई स्थिति आपातकालीन स्थिति आती है, जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है बहुत ज्यादा, तो उस खून को, ब्लीडिंग को कम करने के लिए, रोकने के लिए, टू स्टॉप द ब्लीडिंग, कंट्रोल द ब्लीडिंग, हमें जो ये प्लेटलेट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तभी ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है, जो हमारे स्प्लीन में स्टोर किया गया जाता है, वो जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो हमारा रिलीज होता है वहां से, एंड दैट कम्स एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द एक्सेसिव ब्लीडिंग। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द constituents of the blood in the category of formed elements। जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स में सेलुलर कंटेंट्स होते हैं, उसमें 3 प्रकार के था। एक था हमारा एरिथ्रोसाइट, दूसरा था ल्यूकोसाइट, तीसरा था थ्रोम्बोसाइट। सो दिस इज अबाउट आवर ब्लड एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। अब आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट्स होते हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स जो बीपीएड एमपीएड पढ़ रहे हैं उनके लिए या उनके कोर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया हूं। इसलिए इसका जो लैंग्वेज है, इसका जो स्टैंडर्ड है, मैं उसी सिलेबस, उसी कोर्स को ध्यान में रखते हुए इस चीज को लिया हूं। इट इज नॉट अ वेरी इन डेप्थ स्टडी ऑफ दिस फॉर अदर कोर्स, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ हेल्प तो यहां से मिलेगा। बाकी कोई भी डाउट्स होते हैं ऑफ कोर्स आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है
Do share, like and subscribe. Thank you. Enjoy this video.